ठीक है। लास्ट क्लास में देखो हमने पढ़ा था मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है किसी भी क्वांटिटी को हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है। अब कोई भी मेजरमेंट हो, जैसे हमने बोल दिया 6 kg, 5 मीटर, है ना, 10 न्यूटन, ऐसे कोई भी मेजरमेंट हो उसमें दो चीज होती है। एक होता है नंबर, उस नंबर डिफाइन करता है उस क्वांटिटी का अमाउंट, ठीक है, और एक होता है उसका यूनिट। और यूनिट क्या डिसाइड करता है? यूनिट डिसाइड करता है उसका नेचर। ठीक है। जैसे हमने बोल दिया केजी है, मतलब आपके मन में इमेज बन जाना चाहिए कि वो जो क्वांटिटी है वो क्या है? मास है। क्लियर है? जैसे मीटर है तो आपके मन में पता चल गया कि वो जो अननोन क्वांटिटी है वो क्या है? लेंथ है। यहाँ पे यूनिट आपने न्यूटन देखा, मतलब वो अननोन क्वांटिटी क्या है? फोर्स है। फोर्स। हाँ, फोर्स 6 लीटर है, लीटर है मतलब वो अननोन क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम है। ठीक है, लिक्विड वॉल्यूम। वॉल्यूम है। ठीक है। तो और ये जो अमाउंट है वो डिसाइड करता है नंबर। ठीक है। इस नंबर को हम फिजिकल टर्म में एक और वर्ड यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो फिजिकल टर्म में इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब देखो, जो क्वांटिटीज होती है, ठीक है, कोई भी मेजरमेंट है उसमें दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो यूनिट भी हो, लेकिन फिर भी हम उसका एक कैलकुलेशन नहीं कर पाते या उसका प्रोसेस नहीं कर पाते या हम उसको एनालिसिस नहीं कर पाते या कोई उसका कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते। ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि आपके घर का एड्रेस, सर तुमने बोल दिया सर 2 किलोमीटर, क्या मैं आपके घर पहुंच सकता हूँ? नो सर। नो सर। नो सर विदाउट रेलवे स्टेशन। ठीक है। दैट। लेकिन इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है आपके पास, और क्या है? और यूनिट भी है। लेकिन यूनिट हाँ, भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस क्वांटिटी का कोई हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें क्या हो? मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? डायरेक्शन। रोल होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और भी एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है। नंबर 1 स्केलर और नंबर 2 वेक्टर। जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने बोल दिया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? जैसे आपका स्केलर क्वांटिटी मास हो गया 6 kg, ठीक है, 3 लीटर, 5 जूल। ठीक है। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट का मास है, एक बॉक्स का मास मेजर करना है, क्या हमें उसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस साइड से आप उसका मास करोगे तो 6 kg आएगा? सर सब नो सब सर। साइड सेम आएगा, डायरेक्शन का कोई रोल है नहीं। ठीक है। आपके बॉटल में 1 लीटर वाटर आता है, क्या आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि अप साइड से 1 लीटर आएगा या नॉर्थ साइड से 1 लीटर आएगा? नो सर। हमेशा 3 लीटर आएगा। आपने एप्पल खाया, आपके अंदर एनर्जी आई, कौन सी साइड एनर्जी आई? वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सर तरफ उसमें इक्वली। कोई हाँ, सर इक्वल इन उसमें ऑर्डर। हाँ, तो उसमें कोई डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है। लेकिन कुछ क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। जैसे हमने बोला इस ऑब्जेक्ट पर मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, कौन सी साइड मूव करेगा? वेक्टर क्वांटिटी। जब तक हमने हाँ, ठीक है, मतलब डिपेंड करेगा कि हम उसको किस वाली साइड से फोर्स लगा रहे। इस वाली साइड से किया तो इस साइड मोशन करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन से फोर्स लगाया तो ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन यदि डायरेक्शन नहीं बताया तो इस फोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम उसका कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते या कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि वो किस साइड मोशन करेगा। ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमारे सिलेबस में बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी,
हम उसका डिस्कशन करते जाएंगे कि वो स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटी उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कोई भी क्वांटिटी के ऊपर हमने एरो लगाया है, मतलब वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कई बार कुछ क्वांटिटी ऐसी होगी जो वेक्टर तो है लेकिन हम उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होगा कि उसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तो होगा लेकिन हम उसका, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसका डिस्कशन नहीं भी करें। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा क्या होगा, उसमें डायरेक्शन होगा, चाहे हम उसका डिस्कशन करें या नहीं करें। क्लियर है? अब जैसे क्या होता है, यस हाँ, अब यस सर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक और डिफरेंस है, यहाँ पे डायरेक्शन है तो उसका डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जहां पर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां पर डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एक बॉक्स है 3 kg का, उसके ऊपर हमने एक और 2 kg का बॉक्स रख दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 kg। 5 kg ठीक है, हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने एक ब्लॉक था, इस पर 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब इस पे हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स कितना होगा, बता सकते हो? सर उसके लिए हमें डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन तो हमें डिपेंड करेगा कि वो फोर्स हमने किस साइड से लगाया, सेम साइड लगाया, अपोजिट साइड लगाया, परपेंडिकुलर साइड में लगाया या किसी एंगल पे लगाया। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट, उसका इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसलिए हम वेक्टर को क्या करते हैं, हमने डायरेक्शन को देख के ऐड करना है, हमें डायरेक्टली ऐसे 3 और 2 5 नहीं बोलना है। ठीक है, हमें डायरेक्शन को समझ करके ऐड करना है। जैसे हमने बोल दिया कि दोनों फोर्स यदि सेम डायरेक्शन में है, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन, तो नेट जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। यदि हमने अपोजिट साइड में लगा, मान लो इधर लगा आपका 3 न्यूटन और इस साइड से लगा 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स होगा कितना होगा, तो नेट फोर्स होगा 1 न्यूटन। ठीक है, और यदि 3 न्यूटन और 2 न्यूटन परपेंडिकुलर हुए तो हमें निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 9 + 4 30। तो नेट जो फोर्स होगा, हाँ मतलब इधर लग रहा था आपका 3, इधर लग रहा था 2, तो ये इधर के इनके बीच में कुछ होगा। सकते हो ये 1 न्यूटन कैसे आया सेकंड वाले में? बेटा अपोजिट है ना, इधर से 3 लगा, इधर से 2 का अपोज कर दिया, तो बचा कितना सर ठीक है, जैसे आप देखो ऐसे समझो कि एक बॉक्स था, आप इधर से उसको खींच रहे हो 3 न्यूटन से और इधर से आपका फ्रेंड खींच रहा है 3 न्यूटन से, तो क्या ये मूव करेगा, नो सर क्योंकि नो सर, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट इफेक्टिव फोर्स कितना है, 0 है ना, 0। इधर 3 न्यूटन है, इधर 4 न्यूटन है, तो किस साइड मूव करेगा ये, राइट, राइट साइड। तो ये देखो इधर 4 का इफेक्ट है, इधर 3 का, तो 3 का तो कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग कितने का रहा, 1 का। तो ये जो 1 न्यूटन है इसको हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स भी बोल सकते हैं, नेट फोर्स, या इफेक्टिव फोर्स भी बोल सकते हैं सर, या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। 1 मिनट, हाँ बोलो बेटा। सर अगर फोर्स परपेंडिकुलरली गिर रही हो तो कैसे करेगा? हाँ ठीक है, तो देखो, हाँ सुनो सुनो सुनो, शांत रहो, पाइथागोरस कैसे लगा बता। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमने फोर्स एक साइड लगाया, दूसरी साइड परपेंडिकुलर लगाया और एक साइड पे फोर्स 3 न्यूटन है और दूसरी साइड पे 4 है, तो क्या रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो 5 न्यूटन का होगा? सुनो सुनो, सॉल्व तो करने दो बेटा।
आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। Can you explain it with example again? सर थर्ड एग्जांपल Perpendicular सर वाले ये पाइथागोरस कैसे लगा आपको बता दो। ठीक है, इधर देखिए, ठीक है? हमारे पास 3 सिचुएशंस हो सकती है, वैसे तो कितनी कितनी भी सिचुएशंस हो सकती है, पर हम 3 का बात करें। पहली है दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, इधर मान लो 6 न्यूटन है और एक 4 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। नेट फोर्स कितना हो जाता है, ऐड हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन होगी कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, इधर लग रहा है आपका 6 न्यूटन और इधर लग रहा है 4 न्यूटन। तो देखो 6 के फोर्स को 4 न्यूटन ने 4 इफेक्ट तो कैंसिल कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 2 का रहेगा इफेक्टिव। तो इधर की तरफ ज्यादा फोर्स है, मतलब इधर की तरफ रहेगा 2 न्यूटन। ठीक है। इसके और भी एग्जांपल देखें, मान लो इधर लग रहा है 4 न्यूटन, इधर लग रहा है 7 न्यूटन और इधर से लग रहा है 3 न्यूटन। ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके कितना हो गए, 4 + 7 11, और इधर से ये अपोज कितने का कर रहा है, 3 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो गया, इस साइड डायरेक्शन में कितना हो गया, 8 न्यूटन, है ना। मतलब इधर इन दोनों का सम कितना हुआ था, इन दोनों का सम हुआ था 11 और इधर हुआ था 3, तो दोनों अपोजिट थे, तो 11 - 3 आंसर कितना हो गया, 8 न्यूटन। ठीक है। अब हम आते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। जैसे मान लो इस बॉक्स को कोई इधर खींच रहा है 4 न्यूटन से और ऊपर की तरफ खींच रहा है 3 न्यूटन से। ठीक है। अब देखो ये ब्लॉक की टेंडेंसी होगी ऊपर ले जाने की, तो ये वाला फोर्स ऊपर लेके जाएगा, ये वाला फोर्स इधर लेके जाएगा, तो दोनों काम होंगे, मतलब वो इस साइड मूव करेगा, ऊपर की तरफ भी जाएगा और लेफ्ट राइट साइड भी जाएगा। तो ये नेट इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, तो देखो इनका पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। 4 का स्क्वायर, ये जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, 25 का रूट कितना होगा, 5 न्यूटन। ठीक है। चलो और भी एग्जांपल करते हैं। मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फोर्स लगाया, इधर लगाया 6 न्यूटन और ऊपर लगाया 8 न्यूटन, तो इफेक्टिव फोर्स इनके बीच में रहेगा, कितना रहेगा, सॉल्व करो। तो रूट के अंदर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, रूट कितना हो गया, √100, √100 कितना होता है, 10। क्लियर है। और भी एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, इधर है आपका 15 न्यूटन, इधर है आपका 20 न्यूटन। ठीक है। ऊपर की तरफ लगाया हमने 18 न्यूटन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया 6 न्यूटन। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, रिजल्टेंट कितना होगा। ठीक है। तो देखो 15 और 5, अब इसको ऐसे सॉल्व करें। ठीक है। अब इसको ऐसे देखें, 15 था, इधर 20 था, तो 15 और 20, तो ज्यादा फोर्स कौन सा है, 20 है, तो रिजल्टेंट किस साइड होगा, इस तरफ होगा, कितना, 5, है ना। चलो ऊपर उठा रहा है 18 न्यूटन से, पुश कर रहा है 6 न्यूटन से, तो नेट फोर्स कितना होगा, 18 - 6 कितना हो जाएगा, 12, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों फोर्स कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, इस साइड हो गया 5, इस साइड हो गया 12। तो 12 और 5 का रिजल्टेंट हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 5 का स्क्वायर 25। 144 + 25 कितना होगा, 169, और 169 का रूट कितना होगा, 13। तो आपका आंसर होगा 13। क्लियर है। हाँ बेटा, क्या डाउट है। सर सर हाँ कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन सर, ये मुझे समझ नहीं हाँ आया ये वाला सर, इसमें चारों तरफ ठीक है, से चलो फोर्स ठीक लगाए। है, वापस से करते हैं। ठीक है। चलो
ये हमने बोल दिया मान लो 18 न्यूटन और ये बोल दिया हमने 6 न्यूटन। इधर बोल दिया 20 न्यूटन और इधर हमने बोल दिया 15 न्यूटन। ठीक है, अब इधर देखो, पहले हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल, इस साइड ये 20 से खींच रहा था और 15 उसको रोक पा रहा था, तो क्या होगा, अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 15 20 माइनस 15 क्या हो गया, 5। तो इधर आ गया आपका 5 न्यूटन। ठीक है, देखो ये नीचे की तरफ खींच रहा था 6 न्यूटन से, ये ऊपर की तरफ खींच रहा था 18 न्यूटन से, तो ज्यादा कौन सा हुआ, 18 न्यूटन। तो कितना होगा, 18 माइनस 6 कितना हो गया, 12। 12 न्यूटन। अब दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो कौन सा यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 5 का स्क्वायर 25। 144 और 25 कितना होता है, रूट 169 और 169 को हम लिख सकते हैं 13। मतलब जो नेट फोर्स है यहाँ पर वो है 13 न्यूटन। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बेटा अनुराग। यस सर, समझ आ गया। हाँ ठीक है, तो वही थोड़ा सा शांत रहो तो सब आएगा धीरे धीरे। हाँ बोलो। So I was having a doubt, if it is going right 4 Newton and upside 3 Newton, then why can't it go 4 Newton on right? Because 4 Newton is more than 3 Newton. ठीक है, जैसे देखो इधर से खींच रहा है 4 न्यूटन, इधर से खींच रहा है 3 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 1 न्यूटन। क्लियर है। अब सेम एज इसी क्वेश्चन को यदि मैं ऐसे बनाऊं कि कोई पर्सन है वो पुश कर रहा है इधर की तरफ 4 न्यूटन से और ये इधर की तरफ से पुश कर रहा है 3 न्यूटन से, तो ज्यादा कौन पुश कर रहा है, 4 न्यूटन वाला, तो इफेक्टिव पुश 4 न्यूटन वाला रहेगा, तो 4 न्यूटन वाले की साइड मूव होगा, तो आंसर इस साइड होगा कितना, 1 न्यूटन। अब इधर पुश करे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1 न्यूटन से पुश हो रहा है, या हम बोल सकते हैं इस साइड 1 न्यूटन से पुल हो रहा है। कोई डिफरेंस है क्या दोनों में, ठीक है, नहीं है ना कोई डिफरेंस। अब हो गया बेटा डाउट क्लियर, एग्रीमा, डाउट क्लियर हो गया। पंखुड़ी बेटा कोई डाउट है। So, but if it is going upside 3 Newton and right on 4 Newton, then अच्छा why can't it just go right on 4 Newton? देखो इस साइड है 3 न्यूटन, इस साइड है 4 न्यूटन, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, और वो कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 16 प्लस 9, तो आंसर होगा कितना, रूट 25 मतलब 5, तो नेट फोर्स कितना होगा, 5 न्यूटन होगा। ठीक है, Yes, sir, it's clear. Excuse me, हाँ बोलो sir. बेटा, हाँ बोलो। Sir, I have a doubt, sir. Sir, here resultant force is coming a perfect square. Sir, what if it नहीं। does not come a perfect square, ma'am? तो Sir, क्या हो, सुनो can सुनो we सुनो, write answer in decimal? क्यों नहीं लिख सकते, जरूरी है क्या कि हर हमेशा स्पीड या कुछ भी चीज हो वो परफेक्ट वैल्यू आए, वो तो मैं इस तरीके से दे रहा हूँ कि परफेक्ट वैल्यू बन जाए। रियल में तो कुछ भी हो सकता है ना, Yes. रियल में तो हमेशा ऐसा नंबर हो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, Okay, thank you, sir. वो तो मैं ऐसी वैल्यू दे रहा हूं कि आपका आंसर हो, ताकि अब मान लो इसमें आंसर आ गया 26, तो अब 26 का मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा, रूट निकालूंगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वैल्यू ऐसी पुट करता हूं ताकि आंसर जो है वो क्या इंटीजर में आ जाए। सर सर बोलो बोलो सुन रहा हूँ। सर आप है ना ये आपने इसमें है ना 4 साइड से करके बताया था, आप इसमें एक बार 3 साइड से एक बार सॉल्व करके बताएंगे क्या 3 करके, मतलब जैसे, हाँ 3 साइड में अच्छा 3 साइड कर, अच्छा 3 साइड हाँ कर हाँ लो। ठीक है, मान लो ऐसा है। ठीक है, इधर बोल दिया वैल्यूज में ऐसी लेता हूं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है,
इधर मैंने ले लिया आपका 30 न्यूटन, ठीक है। इधर आपका ले लिया मैंने 10 न्यूटन और ऊपर की तरफ ले लिया 15 न्यूटन। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा निकालो। ठीक है, तो देखो इधर 30 था, इधर 10 था, तो 30 में से 10 माइनस हो जाएगा, 13 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 20, और ऊपर वाला कितना है 15। तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा आंसर। अब स्क्वायर करो 15 का स्क्वायर, इधर हम पाइथागोरस थ्योरम से रूट के अंदर 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400, 15 का स्क्वायर 225, तो कितना हो गया 625, 625 का कितना लिख सकते हो 25, तो रिजल्टेंट वैल्यू 25 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐसी दिया कि आपका आंसर इजीली इंटीजर आए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर लिया, क्यों, क्योंकि इजीली हमें पता है, मान लो 23 का स्क्वायर आ गया तो वो वैल्यू हमें इजीली नहीं पता है, हमें काफी कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम वैल्यूज उस टाइप की लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, सर आई वांटेड टू आस्क सर, आप इसके सर नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, अरे यार कितनी बार बोलना पड़ेगा कि हर क्लास के नोट्स मिलेंगे, तो हर एक टॉपिक का नाम बताना पड़ेगा बेटा, हर एक डेफिनेशन के बारे में बात पूछोगे सर ये नोट्स में होगा, सर ये नोट्स में होगा, है ना। आपको हर जो भी चीज क्लास में डिस्कस होगी हर चीज के नोट्स मिलेंगे, उसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल भी होंगे। ठीक है Sir, I have a doubt regarding the net force. So may I draw on the slide as I can't explain it. I can't ask in that in words. हाँ सर अगर सर आपने सर अप साइड के लिए सर एक फोर्स दी थी सर अगर उसको डाउन साइड के लिए सर फोर्स दे तो डाउनवर्ड है तो क्या दिक्कत है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अभी देखो मान लो ऐसा है, ठीक है, अभी मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लिया, इस साइड कितना है 20 न्यूटन है, इस साइड 15 न्यूटन है, तो देखो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो ऑब्वियसली इस साइड जाएगा, उनके बीच में जाएगा, दो फोर्स लगाओगे उनके बीच में ही जाएगा ना। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि इधर और इधर फोर्स लगाया वो इस साइड भग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी, हमेशा रिजल्टेंट उनके बीच में ही रहेगा। ठीक है, ओके सर। अब बताओ मान लो मैंने ऐसा फोर्स लगा दिया, इक्वल फोर्स लगा दिए चारों साइड, तो क्या होगा, कितना होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कितना होगा इसका, जीरो होगा, क्योंकि इस 10 न्यूटन से ये 10 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, इस 10 न्यूटन से ये 10 न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर हम अभी जैसे जो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, हाँ, उसमें हम इस चार डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं, तो हाँ, अप डाउन लेफ्ट और राइट। हाँ, तो सर अभी हम ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें हमें किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा के दे दो और हमको फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालना हो। आ सकता है, लेकिन नाइन्थ में नहीं आएगा। लाइक नॉर्थ ईस्ट, हाँ बड़ी क्लास में आएगा, है ना, 11th 12th में आ गई बात समझ में, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपके 9th 10th में नहीं है। ठीक है, उसमें फिर आपको जो हैवी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, तो यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री आप मैथ्स में पढ़ लोगे तो उसके बाद हम इसमें और ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी हमने उतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े जो हमें बेसिक्स यूज होंगे, ठीक है, उतनी पढ़ी, अदरवाइज आप पढ़ोगे तो आपका 11th के 5 और 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो हम और ज्यादा इसमें कैलकुलेशन उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो मैथ्स है, बेसिकली मैथ्स क्या एक सब्जेक्ट नहीं है, वो एक टूल है। वो क्या है, टूल है, क्यों, ताकि आप फिजिक्स पढ़ सकें। मैथ्स में जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे सभी आपको फिजिक्स में यूज होगी, चाहे इस साल हो, नेक्स्ट ईयर हो या उसके बाद हो, हर आपका जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो मैथ्स में वो सभी आपको फिजिक्स में यूज होगी। क्लियर है?
आप पढ़ रहे हो परसेंटेज पढ़ रहे हो, परसेंटेज भी आपको यूज होगा फिजिक्स में, क्लियर है? परसेंटेज हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आप मैथ्स में पढ़ रहे हो, ठीक है, सब चीजें आपको फिजिक्स में यूज हो जाएगी, क्लियर है? लेकिन उसके लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, तभी आपका फिजिक्स में कैलकुलेशन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो आप, Excuse me, sir. हाँ Sir, बोलो what बेटा। is your name? So, अरे what यार if ये कोई a डाउट force नहीं है is in तुम्हारा, per? इस तरीके No, के Sir, sir, I हाँ thought so the there are number three said forces. now. हाँ बोलो बेटा। So, if the force is in perpendicular direction, the two हाँ forces are in perpendicular, ठीक है। and the third direction is in like northeast. One direction is in north, one is in east, and the third force is in northwest. Sorry. So, what will be the net? देखो वो बेटा हमें ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व होगा, ठीक है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री, फिर हमें काफी सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है? या ऐसा होगा तो आपको, यदि ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है, आपने अलग से कहीं पढ़ रखा होगा, तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल करना, तो मैं आपको डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अदरवाइज वो हमारे लिए अभी जरूरी नहीं है, ठीक है? Sir, I want to save your number. नंबर मैंने दिया हुआ है। Sir, name. Okay. तो हम अब हमारा कुछ चीजें पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस से है ना। पहला हम देखो स्केलर वेक्टर पढ़ लिया, हमने मेजरमेंट पढ़ लिया, ठीक है? अब एक होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो कुछ नहीं होता है, इस नाम से डरो मत, ठीक है? अच्छा बताओ मेरी हाइट कितनी होगी? No idea, sir. एक जनरल पर्सन के, मान लो आप जनरल पर्सन की हाइट कितनी होती है? मान लिया हमने 6 फीट बोल दिया, क्या बोल दिया? 6 फीट। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि उसकी हाइट 3 फीट है? मान लो आपके पापा की हाइट 3 फीट हो सकती है क्या? No, sir. हो सकती है, ठीक है? यदि मैं बोलूं कि आपके पापा की हाइट 3 फीट है फ्रॉम टेबल या फ्रॉम चेयर, हो सकता है नहीं हो सकता है? मान लो ये एक कोई पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसकी हाइट कितनी है? 6 फीट है, लेकिन उसके पास एक स्टूल रखा हुआ है, तो स्टूल से उसकी हाइट 2 फीट 3 फीट भी हो सकती, नहीं हो सकती है? हो सकती है, ठीक है? तो ये, या फिर एक कोई छोटा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है, तो वहां से उसकी हाइट कितनी हो सकती है? 5 फीट भी हो सकती है, ठीक है? तो डिपेंड करता है कि किस क्वांटिटी को हम कहां से मेजर कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब यहां पर हमने जिस सरफेस पे हम खड़े हैं वहां से हमने हाइट मेजर किया, तो वो क्या है? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बॉक्स है, और यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? चेयर है, ठीक है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिस ऑब्जेक्ट के What रिस्पेक्ट is में, सुनते रहो सब समझ में आएगा, जिस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम हमारी क्वांटिटी मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? Sir, can you tell its definition? पहले समझ लो यार, डेफिनेशन तो आपको हर जगह मिल जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैं यहाँ टाइप भी कर दूंगा, ठीक है? तो आप पहले चीजों को समझें, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो चीज समझिए, ठीक है? अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से हमारी क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमने एक रेफरेंस लाइन बनाई, मान लो ये हमारी एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है?
यहाँ पे हमारे मार्किंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, ये रॉड रखी हुई है। अच्छा, इस रॉड की लेंथ कितनी होगी? इस रॉड की लेंथ कितनी है? 4 है ना, समवेयर 4। तो हाँ, हमें तो जो चेंज होता है ना, तो वो हम क्वांटिटी होता है वो किसे मेजर करते हैं? चेंज से। ये इसका फाइनल कोऑर्डिनेट है, ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है ना। तो चेंज क्या होता है हमेशा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? 6 है, इनिशियल कितना है? 2 है, तो हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब मान लो एक नई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो अब हमारा चेंज कितना का होगा? फाइनल वैल्यू कितनी है? 4, इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0, तो 4। मान लो हमने एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ये वाला, ठीक है। हमारी एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाली लाइन, ये कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस क्रिएट हो जाए। सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से बता सकते हैं सर? हाँ, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। पहले समझ लो, डेफिनेशंस में बता दूंगा बाद में। अब देखो, यहां से मेजर करेंगे तो ये कितना होगा? 1 होगा, ये 2 होगा, ये 0 होगा, ये कितना होगा? -1, और ये कितना होगा? -2। तो अब हम देखें चेंज कितने का है। फाइनल वैल्यू कितनी है? माइनस ऑफ -2, तो कितना होगा? 2 + 2 मतलब 4। मतलब हमने अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारी क्वांटिटी हमने मेजर किया है, लेकिन हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमारी क्वांटिटी, हाँ देखो बेटा, हमने 3 अलग अलग कैलकुलेशंस लिए, ठीक है। अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमारी जो क्वांटिटी उसकी वैल्यूज अलग अलग थी, लेकिन हमारी जो ओवरऑल नेट क्वांटिटी है वो तो तीनों ही केस में सेम है, ठीक है। एक में क्या होगा? 2 से लेके 6 तक था, दूसरा में 0 से लेके 4 तक था, और थर्ड में क्या होगा? -2 से लेके +2 तक में था। तो हमारी वैल्यूज, वही तो कर रहा हूँ, सुनो तो सही। तीनों थर्ड कैलकुलेशन समझ में नहीं आई। देखो बेटा, ये 0 है, 0 के बाद क्या होगा? 1 होगा, और ये 2 होगा। तो 0 के पहले क्या होगा? -1 होगा और -2 होगा। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। तो ठीक है, तो हमारी फाइनल कितना है? -2, इनिशियल -2 है, और ये +2 है। एक्सक्यूज मी सर। तो हमारी Hello? क्वांटिटी, रुक जा, ठीक है। तो हमारी जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? 4 होगी। तो हमारा क्या मेरा कंक्लूजन ये है कि कोई भी क्वांटिटी होता है, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने से उसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो नेट जो आंसर होगा, या हम जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसकी लेंथ वगैरह उतनी ही रहती है, ठीक है। जैसे हम बोले, हम रेस्ट पे हैं या मोशन में? सब लोग अपने घर पे, हम सब लोग रेस्ट पे। अच्छा ये समझो कि यदि कोई पर्सन मून से देख रहा है तो अर्थ घूम रही है या रेस्ट पे? सर बाकी प्लैनेट से देखेंगे तो सर मोशन में, क्योंकि अर्थ मोशन में है। यदि हम मून पर जाके देख रहे हैं, मून से देख रहे हैं, तो तो अर्थ सर क्या मोशन कर रही में है? घूम रही है। सर मोशन। तो हम मोशन में हैं, ठीक है। क्या? मोशन डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। मोशन डिपेंड ये करता है हम कहाँ से देख रहे हैं। यदि हम मून से देख रहे हैं तो हम मोशन, कोई पर्सन हमें मून से देख रहा है तो वो हमें मोशन में दिख रहे हैं हम लोग, और यदि हमारे सामने बैठ के देख रहा है तो हम उसको रेस्ट में देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे एग्जांपल, मान लो हम और आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं आमने सामने, ठीक है। ट्रेन चल रही है, तो मैं बोलूंगा कि आप रेस्ट पे हो, आप बोलोगे मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन यदि कोई पर्सन ट्रेन के बाहर खड़ा हुआ है तो वो तो बोलेगा कि हम दोनों ही क्या हैं? मोशन में हैं। मोशन में। तो रेस्ट और मोशन ये डिपेंड कर रहा है हम कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है।
तो कहाँ से देख रहे हैं कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट से देख रहे हैं, उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाती है? अ रेफरेंस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वी मेजर आवर क्वांटिटी। ठीक है, क्या होता है? एक बार फिर से बोला सर। A reference line with respect to सर आप लिख दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। मैंने नहीं कहा। हाँ बोलो बेटा। सर आपने लास्ट इक्वेशन में 2 माइनस 2 कैसे लिखा है? देखो इधर देखो, एक मिनट, चलो एक मिनट बताता हूँ। इधर देखो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, मान लो कि ये एक लाइन है। ठीक है, एक नंबर लाइन में क्या होता है? ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 3। ये क्या होगा? -1 और -2 और -3। हमारी जो रॉड है वो ऐसी रखी हुई है। ठीक है, तो देखो हमें क्या देखना है? चेंज देखना है। तो क्या होता है? एक मिनट, रॉड थोड़ी सी बड़ी है, 2 से -2 तक रखा हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? क्वांटिटी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू कितना है? 2 है और इनिशियल वैल्यू कितना है? -2 है। -2। ठीक है, तो चेंज क्या होगा? 4 सर। 2 माइनस 2 4, 2 फाइनल minus- वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4। इससे उसकी देखो, लेंथ पता चल गई सर। हाँ अब देखो, मान लो हमने रेफरेंस लाइन चेंज कर दी। मैंने इसको 0 बोल दिया, इसको 0 बोल दिया, तो ये क्या होगा? 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो अब देखो हमारी रॉड ऐसे रखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यस सर। तो अब लेंथ कितनी होगी? 4 फाइनल वैल्यू 5 माइनस -4 4। ठीक है, 5 तो देखो 4। ये अलग अलग हमारे दोनों लाइनें अलग अलग है। ठीक है, लेकिन कोई आंसर में चेंज आया? नो सर। नहीं आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में should not change the हाँ, answer. क्वांटिटी, हमारी क्वांटिटी की जो लेंथ है। ठीक है, हाँ अब देखो, मान लो ये बिल्डिंग है। ठीक है बेटा, हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से कभी भी हमारी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अ रेफरेंस लाइन with respect to we measure our quantity is known as frame of reference। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए देखो, मान लो ये एक बिल्डिंग है। ठीक है सर। हाँ एक मिनट रुक जाओ। ये 3 बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, ये वाला ए बिल्डिंग है, ये बी बिल्डिंग है और ये सी बिल्डिंग है। ये वाला जो सी वाला बिल्डिंग वाला है, ये बोल रहा है कि जो बी बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर है। ए बोल रहा है कि इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है। ठीक है, और यदि इसकी हम नीचे से इसकी लेंथ ले तो हो सकता है 160 मीटर हो। तो अब बताओ बी की हाइट कितनी होगी? 160 होगी, 100 होगी या 60 होगी? सर 160। तीनों सही है, तीनों सही है, 160 तीनों सही है। तो हमें मेंशन करना पड़ेगा 160 सर ए के रेफरेंस में फ्रॉम 100 ग्राउंड, है। ये भी सही है। या मैं बोल सकता हूँ 100 फ्रॉम ए। हाँ, अब फ्रॉम ए, या बोल सकता हूँ 60 मीटर फ्रॉम फ्रॉम सी।
फ्रॉम सी। सर और अगर क्या किसी है? ड्रोन से बिल्डिंग के ऊपर से देख रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा। मान लो यहाँ से देख रहे हो, मान लो एक और बिल्डिंग हमने बना दी, ठीक है, एक और बिल्डिंग हम बना देते ये, ठीक है। पर सर ए वाली बिल्डिंग 16 फीट होगी। हाँ हाँ ठीक है, तो अंदर इसने बोल दिया कि ये वाली कितनी है, इसकी हाइट जो है वो -30 है। कितनी बोल दिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में 30, तो उसकी हाइट -30, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो सुनो सुन लो, हमारे आंसर तीनों ही सही हैं, ठीक है। अब यदि हमें कुछ स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे हम अपनी हाइट यदि पूछते हैं, किसी ने मेरी हाइट पूछी तो मैंने बोल दिया 6 फीट, इसका मतलब कहाँ है कि जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूं वहां से मेरी हाइट कितनी है, 6 फीट है, ठीक है। तो वहां मुझे सरफेस मेंशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, जिस सरफेस से वहां से मेजर करते हैं। लेकिन यदि मैंने बोला मेरी हाइट टेबल से 2 मीटर है, तो मुझे वहां बताना पड़ेगा, ठीक है, कि मेरी जो हाइट है वो कहाँ है, विथ रिस्पेक्ट टू टेबल है। क्लियर है? अब देखो, किसी ने बोला कि मैं 9th फ्लोर पे रहता हूं, तो इसका मतलब है कि वो कहां से बता रहा है, ग्राउंड वाले फ्लोर से बता रहा है 9th फ्लोर। लेकिन यदि हमें बोलना है कि मैं 2nd फ्लोर से मैं 9th फ्लोर ऊपर रहता हूं, तो मुझे वहां मेंशन करना पड़ेगा कि मैं कहां से रह रहा हूं, ठीक है, 2nd फ्लोर से 9th पे रह रहा हूं। क्लियर है? तो यदि हम स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, 11th फ्लोर होगा ना? हाँ, आंसर 11th होगा, ठीक है। लेकिन यदि मैंने, हाँ, तो यदि हमने कोई स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है तो वहां पे हमें मेंशन करने की जरूरत रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला मेरी हाइट 6 फीट है और कुछ नहीं बोला, इसका मतलब है मेरी हाइट कहां सर, सरफेस से मैं 6 फीट ऊंचा हूं। लेकिन यदि मुझे टेबल से मेजर करना है और मैंने लिखा 3 फीट फ्रॉम द टेबल, तो वो सही है। लेकिन यदि मैंने ओनली 3 फीट लिख दिया और फ्रॉम द टेबल नहीं लिखा, तो वो मेजरमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। मुझे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने अपनी हाइट किसके रिस्पेक्ट में बताया है। क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अगर किसी बिल्डिंग की बेसमेंट भी है तो हम उसकी हाइट भी काउंट करेंगे? नहीं बेटा, हम जो हमेशा लेवल है उसको बोलते हैं 0। That is below 0 ना, we have to हाँ, take तो above उसको 0. जैसे मान लो ये ग्राउंड ये है, तो ये वाला जो फ्लोर है इसको बोलते हैं 0, ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। और यदि ये होता है तो आप देखोगे -1 बोलते हैं इसको। सर दैट्स व्हाई 11। हाँ below sea level. हाँ सर देयर इज लिटिल -2 हाँ -3, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कहाँ को लिया, ग्राउंड को लिया है ना। अब जैसे हो सकता है कि किसी लिफ्ट में ऐसा दिया हो, ये लिफ्ट है, इसको इन्होंने 0 लिया हो, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा, वैल्यू तो उतनी ही होगी, ठीक है। तो आपका जो ग्राउंड है वो क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। क्लियर है? मतलब 2nd फ्लोर हो गया, ठीक है। इन्होंने कहाँ से, बेसमेंट से स्टार्ट किया है। हाँ बोलो बेटा। सर स्टैंडर्ड यूनिट भी फ्रेम और यूनिट क्वांटिटी को मेजर करती है, ठीक है। यूनिट क्या मेजर करती है, क्वांटिटी का मेजर करती है। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये डिसाइड करता है कि हम उसको किससे मेजर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हमने बोल दिया कि बेसिकली हम अर्थ को कहाँ मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं। क्या मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं। तो यदि मैंने बोल दिया कि ये कार रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रही है। लेकिन एक्चुअली तो क्या होगा, अर्थ घूम रही है तो कार भी मोशन में ही है ना, कार रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन हम अर्थ पे जो भी चीजें हैं, अर्थ पे क्या क्या चीजें हैं जो रेस्ट पे हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स हो गई, ट्री हो गए, पोल हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, उनको हम क्या मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ को हम क्या मानते हैं, रेस्ट पे मानते हैं। all the things are in motion. हाँ हाँ, बेसिकली हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर रेफरेंस। हाँ हाँ, तो हम अर्थ को रेस्ट में मानते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि हम बोलें तो पूरे यूनिवर्स में रेस्ट कुछ है ही नहीं, रेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। क्लियर है? तो नथिंग इज ऑन रेस्ट,
बट हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि हमारे अर्थ क्या है, रेस्ट पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी चीजें हैं वो क्या होगी, रेस्ट पे होगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, कहीं पे आपको यूज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन कई बार ये टर्म यूज होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, तो उसका मतलब है हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो ठीक है, Yes, sir. यस तो सर। आज जो हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट्स हैं? नो सर। नो सर। तो आपके कि आपने हाँ रेफरेंस के No, sir. पहले हाँ। जो पढ़ा था सर वो पढ़ा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, क्या पढ़ाना है? सर स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ सर रेफरेंस। रेफरेंस Standard. पॉइंट के हाँ, देखो। पहले जो भी पढ़ा है। हाँ, रेफरेंस पॉइंट के पहले हमने क्या पढ़ाया? वेक्टर एडिशन बताया बेटा, वेक्टर एडिशन। तो हमेशा याद रखो, सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होते हैं, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं हम? परपेंडिकुलर थ्योरम से निकालते, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से निकालते। पाइथागोरस। ठीक है, बस ये 3 चीज याद रखो। बाकी तो एक्चुअल में तो सर। क्या हो सकता है, कितने भी एंगल पे हो सकता है, बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, है ना? कितने एंगल हो सकते हैं? इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं, लेकिन सबको हम याद नहीं रखते, कुछ स्टैंडर्ड्स है वो हमने याद रखा है, सर। अदरवाइज हम, ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है? सर हाँ बोलो। Reference समझा दो। क्या? Standard frame reference. जैसे स्टैंडर्ड, जैसे हमने बोला है कि हाइट हम कैसे मेजर करते हैं? सरफेस से, ग्राउंड से मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारी हाइट के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गई? ग्राउंड, ठीक है। वैसे ही कोई मैंने बोला है ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में बताया मैंने? 2 मीटर पर सेकेंड, अर्थ के रिस्पेक्ट में, है ना? अर्थ पे जो स्टेशनरी चीजें हैं उनके रिस्पेक्ट में बताया। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में सर डायरेक्शन सर नॉर्थ ईस्ट है सर, तो फिर सर उनके बीच में सर कौन सी डायरेक्शन होगी? बहुत सारी हो सकती है बेटा डायरेक्शन जो है, ठीक है। डायरेक्शन देखो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, और ये हो जाएगा, ठीक है। टोटल 10 होती है ना? ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है, इनफाइनाइट डायरेक्शन होती है। देखो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 0 और 1 के बीच में भी कितने एंगल हो सकते हैं? इनफाइनाइट एंगल हो सकते हैं ना, 0 और 1 के, बहुत सारे हो सकते हैं, तो डायरेक्शन तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन, एक मिनट, देखो डायरेक्शन पे ही तुम बता रहे हो, तो मैं इनफाइनाइट डायरेक्शन देखो कैसे हो सकती है। मान लो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ में आता है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, मान लो ये है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं 30 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं? यस सर। यस सर। अच्छा, इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूँ 60 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ। फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की ओर से। ईस्ट की ओर, है ना? तो ऐसे कितने सारे हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं हो सकते? यस सर। यस बहुत सारे तरीके। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, यहाँ से मेजर करोगे तो क्या होगा? मान लो यहाँ से मेजर करते हैं हम, यहाँ से, सर। यस सर। तो क्या होगा? इसको सर मैं भी बोल सकता हूँ 150 डिग्री। 150, सर 120 वेस्ट टू हाँ 150 डिग्री वेस्ट टू डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट। डिग्री फ्रॉम 120 डिग्री फ्रॉम साउथ। हाँ। अब देखो 150 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, लेकिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में अलग अलग होगा, तो ये वाला क्या होगा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, है ना? इधर से देखोगे तो कितना होगा? 210 डिग्री। ये 90, ये 30, 210 डिग्री। 210 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ। तो ऐसे क्या होंगे? बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ये अलग अलग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग चीजें बता सकते हैं, ठीक है। यस। हाँ चलो ठीक है बेटा। हाँ बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हो आप, है ना।
तो इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबका मीनिंग तो एक ही होगा, लोकेशन तो वही होगी। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि हम उसको किसी के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। यस सर। तो ठीक है, आ गई बात समझ में? यस सर। और मैं क्लियरली कर दे रहा हूँ, आज जो पढ़ाया उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कल तक अपलोड हो जाएंगे आपके कैनवास में। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और मैं आपको टिग्नोमेट्री जिसने अटेंड नहीं किया था उसका मैं वीडियो बना करके या फिर एक डाउट क्लास रख लूंगा जिसमें मैं वापस से टिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा। ओके सर। बोलो बेटा। सर इस क्लास का वीडियो कब मिलेगा? मिल जाएगा बेटा, शाम तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नया टाइम टेबल आएगा या फिर यही वाला चलेगा? टाइम टेबल आ गया होगा ग्रुप पे, आ जाएगा। थैंक यू सर। नया वाला आ गया।